मेरे बच्चों वेलकम टू एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट विज्ञान का प्रथम साधिक परीक्षा 2021-22 का ये सेट नंबर 4, आज हम लोग सेट नंबर 4 को करेंगे। इसमें कुल पूर्णांक 40 नंबर है और समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा। आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जेक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है प्रथम साधिक के लिए, यानी टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी सेट है उन सारे सेट का क्वेश्चन का सोल्यूशन करके हम इस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, और जो नहीं किए हैं उसका भी सोल्यूशन करके बहुत जल्द ही वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण जो होगा प्यारे बच्चों वो 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा 45 डिग्री का? क्योंकि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, लेकिन ये दोनों को जोड़ के 90 है तो उसका आधा कितना होगा? 45 होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाता है उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा? तो r का मान जो होगा प्यारे बच्चों 32 होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है r बराबर 2f। तो इस तरीके से f का मान है 16 और 16 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 32। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? ध्रुव और फोकल दूरी के बीच, जब ध्रुव और फोकल दूरी के बीच में रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आवर्धित बनेगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो करते हैं हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। आई होप इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन घटना को दर्शाता है जिससे सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश केंद्र। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करता है पुतली। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु की बात करेगा तो अनंत है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा और आभासी। जो मानव नेत्र होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, जरा दूरदृष्टता होने का क्या कारण है? जो दूरदृष्टि दोष होता है उसका क्या कारण है? तो जरा दूरदृष्टि होने का कारण है सामंजस्य क्षमता घट जाना। जब सामंजस्य क्षमता घट जाता है तो जरा दूरदृष्टि हो जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को
समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? अब यहाँ पे चेक करना है कौन सा संतुलित है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है ये संतुलित है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन और अपचयन, उपचयन बोलते हैं जब ऑक्सीजन का मिल जाना और अपचयन बोलते हैं जब ऑक्सीजन को हट जाना। अभिकारक सिर्फ हाइड्रोजन था, बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन के साथ उपचयन हो रहा है और CuO के साथ अपचयन हो रहा है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और नाम उसका जो आता है उसे उत्पाद कहते हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होते हैं, तो बराबर होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए उष्मा भी इसके साथ में बन रहा है, तो जब ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में उष्मा का अवक्षेपण होता है यानी उत्पन्न होता है उसे, या उष्मा का वृद्धि होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है A प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उपरोक्त समीकरण में A क्या है? तो जो A है प्यारे बच्चों वो कार्बन है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? यहाँ पे बोल रहा है नहीं हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग डालेंगे नीला पत्र तो वो लाल नहीं होगा, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है CuSO4 प्लस 5H2O, ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो Na2CO3 होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन 2 छूटा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा हुआ है जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित रहता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है प्यारे बच्चों। आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 हमने अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आई बोल पे लिंक है, इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है? बताना है ABCD में कौन क्षारक है। तो प्यारे बच्चों क्षारक जो है वो D होगा, क्योंकि D का मान जो है वो 14 है। तो pH स्केल में 7 बराबर उदासीन होता है, जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है? तो ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो परजीवी पोषण प्राणी है, क्योंकि दूसरे जीव जंतु को खाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी प्राणी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? जो वसा को पाचन करता है वो होता है लाइपेज। लाइपेज के कारण वसा का पाचन होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? यहाँ पे भोजन की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। जब जल की बात करता है तो जाइलम होता है, लेकिन यहाँ पे भोजन की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा फ्लोएम। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो ये जनन की प्रक्रिया होगा, क्योंकि जनन होगा तभी क्या होगा, उसका जीव संसार में रह पाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा गया है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये जो जनन है ये क्या है, कौन सा जनन है? कायिक प्रवर्धन है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 में लिखा हुआ है, बीज में भ्रूण होता है जो उपर्युक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को जो हम कहते हैं वो अंकुरन कहलाता है। जो भी बीज से अंकुर निकलता है उसी को अंकुरन कहते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो गर्भाशय की जो निषेचन होता है वो होता है डिंब वाहिनी में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? जल विद्युत संयंत्र में कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। डी में लिखा है, इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो सौर सेल के उपयोग में क्या क्या सीमा है उस सीमा को देख लेते हैं। इसमें सीमा होता है, यह अत्यधिक महंगा होता है। जो सौर सेल होता है ये सिर्फ महंगा होता है, बाकी इसमें कोई सीमाएं नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा होता है, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण एवं समस्या उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? तो CNG गैस का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत संयंत्र में। इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्लास 10 का विज्ञान का सेट 4 को भी कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।